आज हम लोग ट्रांजिस्टर की बात करेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और केवल एलिमेंट्री आइडिया ही हमारे सिलेबस में है, लेकिन ये टॉपिक जनरली आप लोग के थ्रू जो है इग्नोर कर दिया जाता है और अब बाकी जो थोड़े कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स हैं उनमें इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन इसके क्वेश्चंस बिल्कुल ईजी आते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हो तो आपके बोनस मार्क्स हो जाते हैं और इनमें कोई समय भी नहीं लगता। तो जितना मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ इससे आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, और होपफुली जितने आने वाले क्वेश्चंस हैं वो भी सब हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं ट्रांजिस्टर। तो देखिए इसका नाम ही है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का मतलब है ट्रांसफ़र ऑफ रेसिस्टेंस। ट्रांसफ़र ऑफ रेसिस्टेंस, इसमें रेसिस्टेंस जो है वो चेंज हो रहा है। ट्रांसफ़र ऑफ रेसिस्टेंस। अब देखिए ट्रांजिस्टर जो है इसका यूज़ क्या है। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में करते हैं। ट्रांजिस्टर को हम एज ए एम्पलीफायर यूज़ करते हैं। एम्पलीफायर का मतलब है जो किसी चीज़ के सिग्नल को बढ़ा देता है, इंक्रीज़ कर देता है, जिसको लेमैन लैंग्वेज में या कॉमन लैंग्वेज में हम लोग बूस्टर भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोई सिग्नल बहुत दूर तक भेजना है तो सिग्नल धीरे धीरे वीक हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं वहाँ पर एक एम्पलीफायर लगाते हैं। वो एम्पलीफायर उस सिग्नल को बढ़ा देता है, उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा देता है और हमें सिग्नल्स क्लियर हो जाते हैं। तो इसका यूज़ हम लोग एज एन एम्पलीफायर करते हैं। इसका यूज़ हम लोग एज अ स्विच भी करते हैं। ये स्विच की तरह भी यूज़ होता है। तो इसके अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारी डे टू डे लाइफ में। तो देखिए इसमें होता क्या है। इस केस में ट्रांजिस्टर के बारे में थोड़ा इसका एलिमेंट्री आइडिया देखते हैं कि है क्या ये एक्चुअली में। तो आप ऐसे बना लीजिए। इसमें 3 पार्ट होते हैं एक्चुअली में, ठीक है। इस वाले पार्ट को हम कहते हैं एमीटर। ये हमारा है एमीटर, याद रखिए जो बताया जा रहा है। ये वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट है हमारा बेस, इसको हम लोग बेस कहते हैं। और इधर वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं कलेक्टर। तो ये 3 पार्ट होते हैं इसमें, एमीटर, बेस और कलेक्टर, ठीक है ना। एक कलेक्टर हमारा आउटपुट है, एमीटर हमारा इधर इनपुट है और ये बेस है। देखिए बेस को बहुत थिन रखा जाता है। बेस हमेशा बहुत हमारी थिन होती है। कलेक्टर देखिए जो है, कलेक्टर का जो लेंथ है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एमीटर, जबकि बुक्स में ऐसे नहीं बना के देते। बुक्स में वो क्या करते हैं, लगभग इक्वल बना देते हैं, बराबर बना देते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किसका लेंथ ज़्यादा है, तो कलेक्टर की जो लेंथ होती है वो एमीटर से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। डायग्राम में देखिए हमने वैसे ही बनाया हुआ है। अब इनके अंदर डोपिंग भी की जाती है। तो डोपिंग जो है, एमीटर में जो डोपिंग होती है ये हमारी हैवी डोपिंग होती है। हैवीली डोप्ड होता है ये डोप होता है। और जो हमारा कलेक्टर है ये मॉडरेटली डोप्ड होता है। ये मॉडरेटली डोप्ड होता है। इसमें भी हम डोपिंग करते हैं। डोपिंग आपको पता है, आपने सेमीकंडक्टर शुरू के पार्ट में पढ़ा होगा। और ये बेस है, ये हमारा लाइटली डोप होता है। लाइटली डोप्ड होता है। तो याद रखिए ये डोपिंग के बारे में पूछा गया है कि कौन सी हैवीली डोप होती है, कौन सी मॉडरेटली डोप होती है, इनके साइज़ का क्या होता है। तो इस तरह से हम लोग इनका यूज़ करते हैं। अब इसकी बाइसिंग की बात करते हैं। जो एमीटर और जो बेस है, एमीटर और बेस, एमीटर और बेस को शॉर्ट में हम लोग ई बी लिखते हैं। ई बी मतलब ई एमीटर, बी बेस और सी कलेक्टर। एमीटर बेस के अलोंग हमेशा कैसी बाइसिंग होगी, फॉरवर्ड बाइसिंग होती है। हमेशा इसके अक्रॉस फॉरवर्ड बाइसिंग होती है। इस पे भी क्वेश्चंस पूछा गया, हमेशा फॉरवर्ड बाइसिंग होती है। और बेस और कलेक्टर के बीच में, बेस और कलेक्टर के बीच में हमेशा रिवर्स बाइसिंग होती है। हमेशा रिवर्स बाइसिंग होती है। याद रखिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे जो बताए जा रहे हैं आपको। एमीटर और बेस, एमीटर और बेस के अक्रॉस हमेशा फॉरवर्ड बाइसिंग होगी। कलेक्टर और बेस के बीच में हमेशा रिवर्स बाइसिंग होगी। बेस हमेशा थिन होगा और लाइटली डोप होगा। कलेक्टर हमारा मॉडरेटली डोप्ड होता है और एमीटर हमारा हैवीली डोप होता है। एमीटर का साइज़ कलेक्टर के साइज़ से थोड़ा सा स्लाइटली छोटा होता है। तो ये हमारा इस तरह से ये आता है। अब देखिए जो हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। देयर आर दी 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। 2 टाइप्स के हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं। एक होता है हमारा NPN ट्रांजिस्टर और एक होता है हमारा PNP ट्रांजिस्टर। NPN ट्रांजिस्टर का जो सिंबल होता है, जो सिंबॉलिकली हम उसे ड्रॉ करते हैं, वो कैसे ड्रॉ करते हैं, इस तरह से।
ये सिंबल है, ऐसे ही बनाया जाता है। ये हमारा एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। जब एरो हम एमीटर की तरफ बनाते हैं तो ये एनपीएन हो जाता है। इसी एरो को जब हम बेस की तरफ बना देंगे तो ये पीएनपी हो जाएगा। आप इधर एरो लगा दीजिए। याद रखिएगा, ये सिंबल भी पूछ सकते हैं आपसे कि कौन सा सिंबल है, तो स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि क्या है। तो याद रखिए, ये बेस है हमारा, ये बेस है जो अभी हम लोगों ने बनाया था, ये एमीटर है और ये करेक्टर है, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया था। ठीक है ना, ये एमीटर है, ये बेस है और ये करेक्टर है। तो सिंबॉलिकली हम लोग इसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ये ई है, जब ये एरो किसकी तरफ होगा, ई की तरफ होगा, तो इसको हम एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं। जब ये एरो बी की तरफ होगा तो इसे हम पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। केवल ये एरो से ही हमें पता है कि हम कौन सा ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं। ज़्यादातर जो हम लोग ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं वो हम एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं। ये सबसे अच्छा हमारा ट्रांजिस्टर माना जाता है। ये अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, एन यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज हैं, जबकि यहाँ पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो हमारे होल्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा स्मूथली मूव करते हैं एज़ कम्पेयर टू होल्स। तो यहाँ पर हम कौन सा ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। आई होप ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं ये एनपीएन का क्या मतलब है। देखिए, अभी जैसे हमने आपको बताया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये अब एमीटर हमारा N, ये बेस हमारा P और ये हमारा N हो गया। तो ये हमारे पास एमीटर था, ये बेस था और ये कलेक्टर हो गया। ठीक है, अगर हमें पीएनपी बनाना है तो पीएनपी के लिए हम कैसे बनाएंगे, पीएनपी के लिए हम ऐसे बनाएंगे, इसको यहाँ पर हम P लिखेंगे, ये बेस N हो जाएगा और ये P हो जाएगा। N यानी कि नेगेटिव चार्ज, P यानी कि पॉजिटिव। पॉजिटिव होल्स होते हैं। होल्स का मतलब होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है उन्हें हम होल्स कहते हैं। N नेगेटिव, ठीक है, यहाँ P होल्स हो गए। यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कौन से होंगे, होल्स होंगे, बीच में नेगेटिव चार्ज होगा यानी इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे फिर से होल्स होंगे। तो ये इस तरह, ये एमीटर, ये बेस और ये करेक्टर, तो ये एनपीएन हो गया। और पीएनपी में क्या होगा, ये एमीटर है, ये बेस है और ये करेक्टर है, ये बिल्कुल वैसे ही। अब देखिए, इसको हमें फॉरवर्ड बायस में, अभी हमने आपको बताया था कि एमीटर और बेस को हमेशा फॉरवर्ड बायस में लगाते हैं और बेस और कलेक्टर को हम रिवर्स बायस में लगाते हैं। अगर ये फॉरवर्ड बायस में लगाना है तो ये नेगेटिव है, तो अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पर भी हमें नेगेटिव ही टर्मिनल लगाना पड़ेगा। अगर आप देखो तो यहाँ से हम ये नेगेटिव टर्मिनल लगा देंगे, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। देखिए, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, ये कैसा बायसिंग हो गई हमारे पास, फॉरवर्ड बायसिंग हो गई। ठीक है, और इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें रिवर्स बायसिंग लगानी है। तो ये नेगेटिव है तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव लगाना पड़ेगा, यहाँ पर हमें पॉजिटिव लगाना। देखिए, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, देखिए नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, नेगेटिव को पॉजिटिव से, तो ये हमारी कैसी बायसिंग हो गई, इसको हम कह रहे हैं रिवर्स बायसिंग। RB लिख देते हैं शॉर्ट में हम। कौन सी बायसिंग है, रिवर्स बायसिंग। और ये कैसा है, देखिए नेगेटिव और ये नेगेटिव, ये कैसा हमारा है, फॉरवर्ड बायसिंग। याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि एमीटर और बेस हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग में, कलेक्टर और बेस हमेशा रिवर्स बायसिंग में। समझ में आ गया बायसिंग यहाँ पर। अब देखिए, लेकिन यहाँ पे बायसिंग, क्योंकि यहाँ नेगेटिव था लेकिन यहाँ अब पॉजिटिव है, तो इस केस में भी ऐसे ही। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको ये पॉजिटिव है तो यहाँ का पॉजिटिव टर्मिनल लगाना पड़ेगा, तभी तो होगी। ये P पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, जब सेम साइन होते हैं दोनों साइड तब ये फॉरवर्ड बायसिंग होती है। तो ये देखिए, ये हमारे यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग हुई। और रिवर्स बायसिंग के लिए हमें ये P है तो यहाँ नेगेटिव लगाना पड़ेगा, तो ये हमारा नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये देखिए रिवर्स बायसिंग हो गई। याद रखिए कि बायसिंग फॉरवर्ड और रिवर्स होती है, बैटरी की पोलैरिटी उसके हिसाब से हमने एडजस्ट की हुई है। अब बताइए, ये हमारा फॉरवर्ड बायसिंग है, ये रिवर्स बायसिंग है। यहाँ पर क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, होल्स चार्ज कैरियर्स हैं। तो जब इसको स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, एमीटर से कलेक्टर की तरफ मूव करते हैं, यहाँ पे है क्या, इलेक्ट्रॉन्स। तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर में, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेस की तरफ और कलेक्टर की तरफ मूव करेंगे। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट टुवर्ड्स बेस और कलेक्टर, ठीक है ना,
टूवर्ड्स बेस, यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेस और कलेक्टर की तरफ जाएंगे। इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर पूछेंगे तो ये होगा होल्स जो हैं वो बेस और कलेक्टर की तरफ जाएंगे, याद रखिएगा। तो ये भी पूछा गया है कि किस तरफ क्या मूव करेगा। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बेस और कलेक्टर की तरफ जाते हैं, और अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो इसमें होल्स जो हैं वो किधर मूव करेंगे, होल्स जो है वो बेस और कलेक्टर की तरफ मूव करेंगे। तो अभी हम लोग ने जो पढ़ा है इस पे बेस्ड भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो देख लेते हैं ये क्या क्वेश्चंस हैं और इनको कोशिश करते हैं। वैसे ही सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे अगर आपने ये थ्योरी अभी इतनी पढ़ ली है। इसके बाद हम लोग इसमें आगे और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, थोड़े और इन डेप्थ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, और फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन 2020 का है, लास्ट जो नीट का पेपर हुआ है उसी का ही क्वेश्चन है। तो पढ़ लेते हैं। फॉर द ट्रांजिस्टर एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन हमें गिवन है वो द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड। तो ये हमने आपको बताया कि बेस थिन होता है और लाइटली डोप्ड होता है। बाकी के जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं देखिए उसमें कोई भी मैच नहीं कर रहा होगा। तो देखिए बी ऑप्शन लिखा हुआ है द बेस एमीटर कलेक्टर रीजन शुड हैव द सेम डोपिंग। तो हमने आपको बताया कि डोपिंग सेम नहीं होती है और उनके जो साइज़ होते हैं वो भी अलग अलग होता है। तो देखिए जो सी ऑप्शन है उसमें उन्होंने सेम साइज़ लिखा हुआ, ये भी गलत हो गया। और जो डी ऑप्शन है बोथ एमीटर जंक्शन एज वेल एज कलेक्टर इन फॉरवर्ड बायस, तो ये भी रॉन्ग है। हमने आपको बताया कि जो एमीटर और बेस है वो हमारे फॉरवर्ड बायस में होते हैं और जो कलेक्टर और बेस है वो रिवर्स बायस में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, वन वे इन विच द ऑपरेशन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर डिफर फ्रॉम पीएनपी। तो इसमें ऑप्शंस गिवन है। तो हमने आपको बताया था कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है एन, तो एमीटर में पहले क्या है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करते हैं बेस और कलेक्टर की तरफ। जबकि पीएनपी में क्या है, पी क्या है, होल्स हैं, तो पॉजिटिव चार्ज जो है यानी होल्स जो हैं वो बेस और कलेक्टर की तरफ मूव करते हैं। अभी हमने आपको ये बताया। तो देखिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। द एमीटर इंजेक्ट होल फ्रॉम बेस इनटू बेस एंड द इलेक्ट्रॉन इनटू द बेस रीजन इन एनपीएन ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन एनपीएन ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज एन एम्पलीफायर। तो जब इसको हम एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं तो यही अभी जो किया हम लोग ने, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम बेस टू कलेक्टर, क्योंकि एन है यहाँ पे, एमीटर जो है वो एन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पार्ट ऑफ द ट्रांजिस्टर विच इज़ हैवली डोप्ड। तो हमने बताया ये एमीटर ही होता है हमारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू यूज़ द ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। तो ये फिर से आपको पता है कि हमने आपको बताया कि एमीटर बेस जो है हमारा फॉरवर्ड बायस में और दूसरा जो है वो रिवर्स बायस में होता है। एक और ये क्वेश्चन आप देखिए, फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन, ठीक है। तो इसमें देखिए पढ़ लीजिए क्वेश्चन और कौन सा ऑप्शन इसमें देखिए करेक्ट होगा। तो देखिए बेस एमीटर कलेक्टर रीजन सिमिलर साइज़ के होते हैं, सेम डोपिंग होती है, तो देखिए गलत है, जो अभी हम लोग ने किया 2020 का क्वेश्चन है। फिर सेकंड ऑप्शन देखिए, तो सेकंड ऑप्शन सही है, बेस रीजन थिन होता है और लाइटली डोप्ड होता है, तो ये करेक्ट है हमारा। द एमीटर बेस जंक्शन इज़ फॉरवर्ड बायस्ड एंड द बेस कलेक्टर जंक्शन इज़ इन रिवर्स बायस, तो ये भी हमारा करेक्ट है। और फोर्थ ऑप्शन पढ़िए तो देखिए ये रॉन्ग है। तो इसमें जो है सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जिसमें 2 और 3 स्टेटमेंट हमारे करेक्ट बताए जा रहे हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 2003 का एक क्वेश्चन है, इन एनपीएन ट्रांजिस्टर कंडक्ट व्हेन। तो बताया था आपको कलेक्टर जो है वो पॉजिटिव एनपीएन ट्रांजिस्टर है यहाँ पे, ठीक है। तो कलेक्टर जो है हमारा पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, क्योंकि हमें उसको कैसा लगाना है, रिवर्स बायस देखना है। आप देखिए डायग्राम अभी हमने जो बनाया था उसमें बना हुआ था, और एमीटर को हम नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बेस। तो इसमें बी आंसर इसका देखिए करेक्ट हो जाएगा। देखिए सारे क्वेश्चंस हो गए, इतनी थ्योरी पढ़ के इतने सारे क्वेश्चंस हो गए, और इसी तरह के ही क्वेश्चंस आते हैं। तो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कुछ और इन डेप्थ चीज़ें इसकी, जिस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो अब हम लोग इनके न्यूमेरिकल्स को पढ़ने के लिए कुछ थोड़ा थ्योरी की और प्रैक्टिस करते हैं। तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ट्रांजिस्टर में जो सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एम्पलीफायर के बारे में हमने आपको बताया कि जो हमारे इनपुट सिग्नल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम एज जो है एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं,
ठीक है, जैसे लाउड स्पीकर है, या जैसे माइक मैंने ये लगा रखा है, ये भी एक एम्पलीफायर की तरह ही है। ये हमारे जो मेरी आवाज़ है उसको बड़ा कर रहा है, उसको एम्पलीफाई कर रहा है, उसके सिग्नल्स को इंक्रीज़ कर रहा है। तो देखते हैं कि ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर क्या है। अब देखिए इसका जो सर्किट है, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर में 3 टाइप्स के सर्किट्स हम लोग बनाते हैं। 3 टाइप्स के सर्किट्स होते हैं इसमें, 3 टाइप्स के सर्किट होते हैं। एक होता है हमारा कॉमन बेस, कॉमन बेस, कॉमन बेस। एक होता है कॉमन कलेक्टर, कॉमन कलेक्टर। और थर्ड होता है हमारा कॉमन एमीटर, कॉमन एमीटर। ठीक है, कॉमन एमीटर हम लोगों ने पढ़ा है, एमीटर, कलेक्टर और बेस। तो अगर हम बेस को कॉमन रखते हैं तो कॉमन बेस कहते हैं, इसको हम CB लिख देते हैं, शॉर्ट में हम लोग इसको CB लिखते हैं। कॉमन करेक्टर होता है तो इसको हम CC लिखते हैं, और कॉमन एमीटर होता है तो इसे हम CE लिखते हैं। याद रखिए यहाँ C जो है यहाँ कॉमन के लिए यूज़ किया जा रहा है। हमारे सिलेबस में केवल ये कॉमन एमीटर ही है, कॉमन कलेक्टर और कॉमन बेस का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है। और सबसे अच्छा जो रिज़ल्ट है वो भी हमारा कॉमन एमीटर ही देता है। तो देखिए कॉमन एमीटर ही हमारे सिलेबस में है, ये दोनों हमारे सिलेबस में नहीं है। तो केवल हम लोग इसके बारे में ही पढ़ेंगे, थोड़ा सा एलिमेंट्री आइडिया और थोड़ा सा कुछ चीज़ें हम आपको कॉमन बेस के बारे में बता देंगे, और हमें इसका कहीं कोई यूज़ नहीं करना पड़ेगा। जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सब कॉमन एमीटर पे ही बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो कॉमन एमीटर एज एन एम्पलीफायर हम लोग देखेंगे कैसे होता है। लेकिन देखिए इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो चेंज नहीं होगी। जो हमने आपको बताया था कि जो एमीटर है हमारा वो हमेशा फॉरवर्ड बायस में होगा, और जो कलेक्टर है वो हमेशा रिवर्स बायस में होगा। तो वो सारी चीज़ें एज इट इज़ एप्लीकेबल हैं, कहीं कोई पुरानी कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा। बस इस केस में क्या है, एमीटर जो है हमारा वो कॉमन होगा। तो इसका हम लोग कॉमन एमीटर का डायग्राम बनाते हैं और आपको समझाते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। तो कॉमन एमीटर, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, एम्पलीफायर, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। तो देखिए यहाँ पे मैंने कॉमन एमीटर का जो है डायग्राम बना दिया है। ये बताइए कौन सा ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर बताइए। अभी हमने आपको बताया था कि सिंबॉलिकली कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए एरो किधर की तरफ है, एमीटर की तरफ है। तो ये ट्रांजिस्टर हमारा कौन सा है, NPN ट्रांजिस्टर है। ये कौन सा ट्रांजिस्टर हमने यहाँ पे यूज़ किया है, NPN ट्रांजिस्टर यूज़ किया है। ये एरो देखिए एमीटर। अब देखिए इसमें एमीटर कॉमन है, तो देखिए ये एमीटर वाला एंड है हमारा, ये एमीटर देखिए कॉमन है। ये एमीटर इससे भी कनेक्ट है कलेक्टर से, और ये एमीटर देखिए आप बेस से भी कनेक्ट है। तो ये हमारा कॉमन एमीटर एम्पलीफायर का डायग्राम बना हुआ है। अब आप इसमें देखिए कि जो हमने बेसिक चीज़ें वो वही रखी हुई हैं। तो देखिए ये एमीटर है, ये N होगा, ये पॉजिटिव P होगा और ये N होगा। तो देखिए हमें मालूम था कि एमीटर और बेस हमेशा फॉरवर्ड बायस में होते हैं। तो देखिए ये N है, N है नेगेटिव, तो देखिए इसको नेगेटिव से ही हमने कनेक्ट किया। तो ये वाला हिस्सा हमारा कैसा है, फॉरवर्ड बायस में लगा हुआ है। ये वाला हिस्सा आप देखो अगर तो फॉरवर्ड बायस में लगा हुआ है। और इधर आप देखिए ये कलेक्टर हमारा कैसा है, नेगेटिव होगा, N है ना, N है ये। और ये कैसा है, पॉजिटिव। तो देखिए पॉजिटिव इससे कनेक्ट है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव कनेक्ट है। तो ये हमारा कैसा कनेक्शन है, ये हमारा रिवर्स बायस है। तो बेसिक चीज़ें हैं वो कहीं पर भी चेंज नहीं हो रही हैं। अब आप देखिए इसमें से जो करंट है वो यहाँ से कुछ करंट IB जाएगा, ये बेस करंट हम कह रहे हैं इसको। यहाँ से ये करंट कुछ IE जाएगा, ये IE यहाँ से वापस इधर सर्किट कंप्लीट होने के लिए IB इधर चला जाएगा और IC इधर चला जाएगा। ये IC इधर आएगा और फिर ये IC, इस तरह से सर्किट कंप्लीट हो गया। सर्किट आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन है बिल्कुल नहीं, बहुत ही सिंपल सा सर्किट हमने बनाया है। ये वाला जो हिस्सा है आपको, ये लोड रेजिस्टेंस है, ये हमारा आउटपुट है, ये आउटपुट है, ठीक है ना। ये जो भी लोड लगा रखा है आपने, लोड का मतलब है कि कोई भी, जैसे कोई भी हमने लगा रखा है, जैसे एक बल्ब लगा रखा है, फैन लगाता है, इन सबको हम लोड ही कहते हैं, जो आउटपुट है। यहाँ पे हमें सिग्नल्स मिलेंगे और यहाँ पर हम एक इनपुट सिग्नल लगाएंगे। यहाँ पर हमारा एक इनपुट सिग्नल लगा हुआ है। तो ये हमारा देखिए सर्किट बन गया। अब यहाँ पर जो हमारा इनपुट सिग्नल है वो इनपुट सिग्नल मान लीजिए कुछ इस तरह से है, तो हमारा जो आउटपुट सिग्नल हमें मिलता है वो हमें कुछ इस तरह से मिलता है,
तो देखिए एक तो आपको ये बड़ा दिख रहा है, ये एम्पलीफाइड है, देखिए इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है और इसका एम्पलीट्यूड कम है। तो एक तो ये एम्पलीफाइड है जिसको हम कह रहे हैं कि ये कॉमन एमीटर एम्पलीफाइड। तो हमारा जो इनपुट सिग्नल था वो हमारा बढ़ गया है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज़ हो गया है, ये एम्पलीफाई हो गया है, बूस्ट हो गया है। लेकिन आप ये देखिए कि इसका जो फेज़ है वो अलग है। ये वाला सिग्नल जब ऊपर था, साइकिल ऊपर थी, तो ये वाली यहाँ पर नीचे आ गई। तो कॉमन एमीटर के केस में फेज़ का चेंज होता है, तो चेंज इन फेज़ का चेंज होता है। कितना फेज़ का चेंज होता है? 180 डिग्री, या फिर हम इसको पाई कह सकते हैं, ठीक है ना, और पाई। इसको हम लोग अदर लैंग्वेज में भी लिखते हैं आउट ऑफ फेज़, इसको हम लोग आउट ऑफ फेज़ भी कहते हैं, आउट ऑफ फेज़ भी कहते हैं। आउट ऑफ फेज़ का मतलब भी 180 डिग्री होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉमन एमीटर के केस में जो इनपुट और आउटपुट सिग्नल है उनके बीच में कितना फेज़ एंगल होता है। तो वो फेज़ एंगल कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। और याद रखिए कॉमन बेस भी हम लोग ने बताया आपको कि कॉमन बेस का कॉन्फ़िगरेशन भी होता है, लेकिन कॉमन बेस के केस में ये एंगल सेम होता है। अब देखते हैं कि जब ये एज एन एम्पलीफायर यूज़ हो रहा है तो इसमें हमें मिल क्या रहा है। ये हमारा इनपुट वाला हिस्सा है जहाँ पर हम कुछ वीक सिग्नल्स लगा रहे हैं, और ये हमारा आउटपुट वाला हिस्सा है जहाँ पर हमें सिग्नल्स स्ट्रॉन्ग मिल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ गेन की बात करेंगे कि क्या क्या गेन हो रहा है। जैसे हमारा यहाँ पे वोल्टेज गेन हो रहा है, करंट गेन हो रहा है, इनके बारे में बात करते हैं कि ये क्या, उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कि इसमें किस तरह के गेन्स होते हैं, अलग अलग तरह के गेन्स होते हैं। तो गेन्स इन कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, ये इन्हीं पे बेस्ड हमें न्यूमेरिकल्स जो है सॉल्व करने होते हैं। तो पहला हमारा आता है AC करंट गेन। AC करंट गेन, जो करंट है, जो आउटपुट करंट है वो हमारी बढ़ जाती है। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? याद रखिए बीटा से डिनोट करते हैं। तो बीटा की वैल्यू जो होती है डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB। डेल्टा का मतलब है चेंज इन कलेक्टर करंट, चेंज इन बेस करंट, याद रखिए आप, ठीक है ना। इसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है। जो हमारा इनपुट था वो वीक था और जो आउटपुट है वो ज़्यादा है। तो बीटा की वैल्यू मैक्सिमम केसेस में ग्रेटर देन 1 होती है। इसी को हम करंट गेन कहते हैं और इसको हम करंट एम्पलीफायर भी कहते हैं। करंट गेन कहना या करंट एम्पलीफायर कहना एक ही बात है। ये हमारा AC है। लेकिन अगर ये DC के लिए लिखते हैं, DC करंट गेन अगर हमें लिखना है, करंट गेन लिखना है हमें, तो इसकी वैल्यू हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पर आप शॉर्ट में नीचे AC लिख लेते हैं और यहाँ DC लिख लेते हैं। तो केवल आपको IC अपॉन IB लिखना है और कुछ नहीं करना है। ये कम ही पूछा जाता है, ये पूछा जाता है हमसे। इसी तरह से हमारे पास वोल्टेज गेन आता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हम लिखेंगे वोल्टेज गेन। इसको हम लोग A और नीचे V से डिनोट करते हैं कई बार। तो वोल्टेज गेन क्या होगा? तो वोल्टेज गेन विल बी इक्वल टू V इक्वल टू IR। तो हम लिखेंगे करंट गेन मल्टीप्लाइड बाय रेसिस्टेंस गेन। जैसे फॉर्मूले हम लोग ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े हुए हैं, वैसे ही यहाँ पर भी हम उन फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं। तो V इक्वल टू IR होता है, तो हमने लिख दिया। करंट गेन अभी हम लोग ने पढ़ा कितना था? बीटा। और रेसिस्टेंस गेन कितना हो जाएगा? रेसिस्टेंस ऑफ आउटपुट, रेसिस्टेंस ऑफ इनपुट। जो आउटपुट रेसिस्टेंस है, ये RO जो है आउटपुट, ये आउटपुट है, आउटपुट भी कहते हैं, और इसको हम लोग लोड रेसिस्टेंस भी कहते हैं, एक ही बात है। और ये हमने इनपुट लिखा हुआ है, ये हमारा ये इनपुट है, इनपुट रेसिस्टेंस है, ठीक है, ये इनपुट रेसिस्टेंस है। ये हमारा वोल्टेज गेन हो गया, दिस इज द वोल्टेज गेन AV। बीटा इज इक्वल टू R0 अपॉन RV। इसी तरह से अगर हमसे पावर गेन पूछा जाए, पावर गेन, तो पावर गेन कितना होगा? पावर गेन की वैल्यू हो जाएगी P इक्वल टू VI। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन, वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन। देखिए फॉर्मूले भी कोई खास हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है समझने की। तो वोल्टेज गेन कितना है? ये वोल्टेज गेन है, तो बीटा R0 बाय R इनपुट, और ये कितना है? करंट बीटा। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास बीटा स्क्वायर R0 बाय R इनपुट। इसी से हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। याद रखिए ये बीटा है, ये बीटा आपको AC/DC करके नहीं लिखा रहता है। ज़्यादातर केसेस में हम लोग इसी का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो इनपुट सिग्नल्स होते हैं वो मैक्सिमम हमारे पास
साइनोसाइडल ही होते हैं, फ्लैक्चुएटिंग होते हैं, तो मैक्सिमम समय हम लोग इसी का यूज़ करते हैं। कभी डीसी के लिए पूछा जाए तो आपको बस वो जो वैल्यूज़ होती हैं ग्राफ में इतनी वैल्यू रखनी होती है। ये पूछा नहीं गया है वैसे तो एज सच, तो इसके बेसिस पर आप जो है न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। अब हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे और आपसे वो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, कॉमन बेस एम्पलीफायर हमारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन कई बार कॉमन बेस एम्पलीफायर से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो ज़्यादा उसमें कुछ नहीं पूछते, कभी कभी पूछी जाती हैं या बहुत पहले पूछी गई थी। तो जब कॉमन बेस एम्पलीफायर का यूज़ हम करते हैं, कॉमन बेस एम्पलीफायर, इसमें आपको कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। तो इस केस में जो करंट गेन होता है, इस केस में जो करंट गेन होता है उसको हम लोग अल्फ़ा लिखते हैं। ये अल्फ़ा की वैल्यू कम होती है। कॉमन बेस में जो एम्पलीफिकेशन होता है वो थोड़ा कम रह जाता है और एमीटर में ज़्यादा होता है। तो इस याद रखिए, जब भी कभी अल्फ़ा लिखा होगा ये हमारा कॉमन बेस के लिए लिखा होगा, और जब भी हमें बीटा लिखा होगा वो हमेशा कॉमन एमीटर के लिए लिखा होगा। ये स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं, यही यूज़ किए जाते हैं। अगर आपको करंट गेन लिख दिया बीटा, इसका मतलब है कि ये कॉमन एमीटर की बात कर रहे हैं, और अगर अल्फ़ा लिखा इसका मतलब है कि ये कॉमन बेस की ही बात की जा रही है। ठीक है ना। तो ये अल्फ़ा और बीटा में एक रिलेशन भी होता है, तो रिलेशन हम लोग को याद रखना है बस ये, और इसी पे बेस्ड रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 से कम होती है, बीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। तो आप इसको बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, ये आप इस तरह से याद कर लीजिए। देखिए यही याद रखिए, मुझे ये ऐसे ही याद है। ये रिलेशन भी खुद पूछा गया है, इस रिलेशन पे बेस्ड भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है ना। तो ये हमें मालूम है, ये आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, ये अभी हम लोग ने देखा था यहाँ पे, जब आपने देखा था जब हम लोग ने बनाया था, तो यहाँ पे ये बेस था। यहाँ से हमने बताया था कि करंट आई ई जा रहा है और ये करंट यहाँ से डिवाइड होके इधर आई सी चला गया था और इधर की तरफ ये आई बी चला गया था। तो अगर आप किरचॉफ लॉ से देखें, किरचॉफ फर्स्ट लॉ से, तो आई ई इधर आ रहा था, इससे सी वाला इधर चला गया और बी वाला इधर आ गया। तो आई ई की वैल्यू आई ई इक्वल टू आई बी प्लस सी। सी कलेक्टर है, बी बेस है और ई एमीटर है। एक ये रिलेशन होता है। इसी की हेल्प से हम इसको आराम से प्रूफ भी कर लेते हैं, लेकिन हमें कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं। इसी से ही प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। कम पूछी जाती है प्रॉब्लम, लेकिन ये रिलेशन भी पूछा गया है। ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये बीटा इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। अगर अल्फ़ा पूछे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये रिलेशन आप याद रख लीजिए। अब हम लोग इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करते हैं। अब आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं इसमें, जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं, सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल। तो इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अ कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर एंड द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर इज 3 वोल्ट। द रेजिस्टेंस ऑफ द कलेक्टर इज 3 किलो ओम and the current gain is 100 and the base resistance is 2 kilo ohm. The voltage and the power gain of the amplifier बताना है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई खास हमें इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है इसमें। इसमें हमें वोल्टेज दिया हुआ है कलेक्टर का। कलेक्टर का मतलब है आउटपुट, तो कलेक्टर का मतलब है आउटपुट, तो हम इसमें आउटपुट लिख लेते हैं। तो ये हमारा वोल्टेज आउटपुट दिया हुआ है 3 वोल्ट। कलेक्टर का हमें रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, यानी कि ये दिया हुआ है 3 किलो ओम। फिर हमें करंट गेन दिया हुआ, करंट गेन हमें होता है बीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं आउटपुट डिवाइडेड बाय करंट इनपुट। ये आपको पता है कि ये एक्चुअली में क्या होता है, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। ये बीटा को हम लोग क्या लिखते थे, बीटा को हम लोग लिखते थे डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। तो आई बी बेस यानी कि इनपुट के बारे में, और कलेक्टर जो है आउटपुट के बारे में। तो आप आउटपुट अपॉन आई इनपुट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसकी हमें ज़रूरत यहाँ पे सच नहीं पड़ेगी। ये हमें गिवन है कितना 100, और हमें इनपुट रेजिस्टेंस गिवन है, बेस रेजिस्टेंस गिवन है, बेस यानी इनपुट, तो कितना दिया हुआ है 2 किलो। आपको क्या बताना है, वोल्टेज गेन बताना है और पावर गेन बताना है। तो देखिए जो फॉर्मूला हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करते थे, P इक्वल टू वी आई, पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, या जो भी फॉर्मूले हम लोगों ने यूज़ किए हैं हम, वो सारे फॉर्मूले इसी तरह से यहाँ एप्लीकेबल है। बस वहाँ पर हम जैसे पावर बता रहे हैं तो यहाँ पे पावर गेन लिख देंगे। तो आप बताइए रेजिस्टेंस गेन हमें पता है, देखिए
ये आर नॉट है और ये आर इनपुट है, तो रेजिस्टेंस गेन कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस गेन हो जाएगा, रेजिस्टेंस गेन कितना हो जाएगा, आर आउटपुट अपॉन आर इनपुट, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/2। करंट गेन हमें ऑलरेडी पता है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं पावर का जिसमें करंट आता हो और रेजिस्टेंस आता हो, तो फॉर्मूला आता था हमारे पास P इज इक्वल टू वी स्क्वायर, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो अब यहाँ पे क्या लिखे हम लोग, पावर गेन लिख लें इक्वल टू करंट गेन, इस पूरे का स्क्वायर कर दीजिए इनटू रेजिस्टेंस गेन। देखिए कोई फॉर्मूले भी आपको ऐसा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा, इसी से ही काम चल जाएगा। करंट गेन कितना है, बीटा होता है, तो ये वैल्यू हो गई 100 × 100, और रेजिस्टेंस गेन कितना है 3/2, याद रखिए गेन लिखिएगा यहाँ, रेजिस्टेंस गेन है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हो गई 3/2, सॉल्व कर लीजिए तो ये 50 आ गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 150 हो गया, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 150, और ये 2 0 और आप लगा दीजिए तो ये आ गया 15,000। तो 15,000 हमारा पावर गेन आ गया। तो देखते हैं कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 15,000 और किसी भी ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है, तो बी ऑप्शन तो इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि 15,000 किसी और ऑप्शन में भी लिखा होता तो हमें फिर वोल्टेज गेन भी पता करना पड़ता, तभी हम बता सकते थे, ठीक है। तो हम लोग वोल्टेज गेन भी देख लेते हैं कैसे पता करेंगे। इस क्वेश्चन में तो आपको ज़रूरत नहीं है वोल्टेज गेन फाइंड करने की, आप कोई भी वोल्टेज गेन या पावर गेन निकाल के क्वेश्चन टिक कर लीजिए, अननेसेसरी समय बर्बाद मत करिए, केवल आप इसमें टिक कर दीजिए। लेकिन जस्ट एज ए नॉलेज के लिए हम लोग देखते हैं कि इसमें हम वोल्टेज गेन कैसे निकालते हैं। अब बताइए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें। पावर गेन हमें पता है कितना है 15,000, अब हम इसमें क्या फॉर्मूला यूज़ करें कि हमारे पास क्या आ जाए, वोल्टेज गेन आ जाए। तो हम ये लिख सकते हैं P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, इस फॉर्मूले का यूज़ कर लें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V इक्वल टू रूट ओवर पी आर लिख दें, ये फॉर्मूला पड़ा होगा, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, हमने इसको इधर मल्टीप्लाई किया, रूट ले लिया, तो ये हम लिख लेते हैं वोल्टेज गेन। बस अब सब जगह आप गेन के साथ लिख दीजिए, रूट ओवर पावर गेन मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस गेन, अभी आपको जैसे बताया, बस काम हो जाएगा अपने यहाँ से। अब आप पावर गेन बताइए, पावर गेन अभी हम लोगों ने निकाला है, लिख दीजिए 15,000, और रेजिस्टेंस गेन हमें पहले से पता है 3/2, इसको हमें बस सॉल्व करना है, आ जाएगा आंसर। तो ये वैल्यू आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, ये 5 और ये 0 0, इसको आपने सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई रूट ओवर 7500 इंटू 3, ठीक है। 75 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 3 इंटू 100 इंटू 3, तो देखिए इसमें से एक 5 ले लीजिए रूट के बाहर, इसमें 3 दो बार लिखा है, 3 ले लीजिए, ये 100 लिखा है तो 10 ले लीजिए, तो ये आ गया, ये कितना आ गया 150, तो देखिए 150 हमारा आंसर आ गया। तो सिंपल सा था, बिल्कुल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन देखिए लिखा है फॉर कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, सी मतलब कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर वोल्टेज of 2 kilo ohm is 4 volt. If the current amplification factor of the transistor is 100 and the base resistance is 1 kilo ohm, find the input signal voltage. तो देखिए करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर का मतलब बीटा ही होता है, यानी कि करंट कितनी एम्पलीफाई हो रही है। तो ये वैल्यू देखिए हमें कितनी दी हुई है, बीटा की वैल्यू यहाँ पर 100 ही दी हुई है, जो अभी हमने आपको बताया था। कलेक्टर रेजिस्टेंस गिवन है और कलेक्टर का वोल्टेज दिया हुआ है, यानी कि आर आउटपुट दिया हुआ है और V आउटपुट दिया हुआ है। V आउटपुट की वैल्यू हमें 4 वोल्ट दी हुई है और ये हमें 2 किलो ओम दिया हुआ है, और हमें बेस रेजिस्टेंस दिया हुआ है, यानी कि R इनपुट दिया हुआ है। कितना गिवन है, ये हमें 1 किलो ओम दिया हुआ है, 1 किलो ओम दिया हुआ है। हमें पूछा कितना गया, वोल्टेज इनपुट पूछा गया, ये हमें बताना है कितना होगा, तो इसके बारे में बताना है, तो वोल्टेज इनपुट के बारे में बताना है। तो अब बताइए कैसे निकालेंगे, वोल्टेज इनपुट हमें यहाँ से निकालना है, कैसे निकाला जाए। तो वोल्टेज इनपुट हमारे पास आ जाएगा अगर हमें यहाँ पे करंट मिल जाए, करंट इनपुट अगर आ जाए हमारे पास, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमें करंट आउटपुट आ जाएगी, तो आउटपुट करंट कितनी आएगी, आउटपुट करंट आ जाएगी हमारे पास V0 बाय R0, V0 की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 की पावर 3 लिख दीजिए, यहाँ पे किलो है ना तो 3 लिख दीजिए। तो ये वैल्यू हमारे पास करंट आउटपुट आ गया, कितना आ गया, करंट आउटपुट की वैल्यू आ गई 2 इंटू 10 की पावर -3
एम्पियर। ये करंट आ गई हमारे पास आउटपुट करंट, ठीक है। और ये बीटा दिया हुआ है हमें, तो बीटा कितना होता है, बीटा की वैल्यू होती है आई आउटपुट अपॉन आई इनपुट। तो ये आप लिख दीजिए 100, ये आउटपुट हमें दिए हुए हैं 2 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय आई इनपुट। तो यहाँ से हमारे पास इनपुट आ जाएगा, कितना होगा, ठीक है। तो सॉल्व करें इसे, तो ये इनपुट आप इधर लिख दीजिए, आई इनपुट इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 100। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10 की पावर -5 एम्पियर। तो ये इनपुट करंट आ गई हमारे पास। अब हमें करंट पता है, इनपुट कितनी है, रेजिस्टेंस पता है इनपुट का, तो वोल्टेज आ जाएगा आराम से। तो क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू आई आर। ये इनपुट ये इनपुट ये इनपुट सब इनपुट वाले हैं, तो सब इनपुट वाले लिख दीजिए। तो V इनपुट इक्वल टू आई इनपुट 2 इंटू 10 की पावर -5 इंटू आर 1 किलो ओम, तो 10 की पावर 3 लिखना पड़ेगा। यूनिट का देखिए ध्यान रखिए, किलो दिया हुआ है ये सब, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 10 की पावर -2 वोल्ट। तो ये आंसर हमारा इसमें आएगा। तो कौन सा आंसर इसमें हो सकता है, देखते हैं कौन सा आंसर होगा। तो 20 मिली वोल्ट, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, 20 इंटू 10 की पावर -3 वोल्ट, ठीक है। एक 2 से यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और 10 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया। तो ये कितना हो गया, 20 मिली वोल्ट। ध्यान रखिए, देखिए यूनिट वगैरह में भी आप लोग गड़बड़ कर देते हैं, तो ये सारी चीज़ें ध्यान से करिए। कैसे हम कर रहे हैं आप देखिए, और इसी तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। इजी सा था क्वेश्चन, हो गया होगा, आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर, ये क्वेश्चन देखिए आपको दिख रहा होगा, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ खास इसमें हमें नहीं करना है। अ ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटेड इन अ कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन VC 2 वोल्ट, यानी कि हमें आउटपुट वोल्टेज दिया हुआ है इसमें 2 वोल्ट, सच डेट द चेंज इन द बेस करंट इज 100 माइक्रो एम्पियर टू 3 माइक्रो एम्पियर, प्रोड्यूसेस द चेंज इन कलेक्टर करंट फ्रॉम 10 मिली एम्पियर टू 20 मिली एम्पियर। करंट गेन फाइंड करना हमें, करंट गेन या करंट एम्पलीफिकेशन एक ही बात है, तो हम यहाँ पे बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी, यही फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा था। ये आउटपुट इसको बोल सकते हैं, बेस में हमने चेंज किया तो यहाँ पर भी चेंज हो गया उसके करस्पॉन्डिंग, तो बस वैल्यू आप पुट कर दीजिए। अब देखिए डेल्टा आई सी दिया, डेल्टा आई बी दिया हुआ है, हमें इसमें 2 वोल्ट की ज़रूरत नहीं है। ये 2 वोल्ट जो डेटा दिया हुआ है ये अननेसेसरी डेटा दिया हुआ है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट केवल इसी में कन्फ्यूज जाते हैं, ये 2 वोल्ट तो यूज़ ही नहीं हो रहा है, तो उन्हें लगता है जो दिया है सब इस्तेमाल करना है। तो ऐसा नहीं है, आपकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए। एग्जामिनर जानबूझ के कई बार डेटा ज़्यादा दे देते हैं ताकि स्टूडेंट्स के बारे में पता लगे कि उसे कितनी क्लियरिटी है या नहीं है, ठीक है। तो बस सिंपल सा है। देखिए आई सी कितना दिया हुआ है, कलेक्टर हमें दिया हुआ है 10 से कितना हो रहा है 10 से 20, तो 20 माइनस 10 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय 300 माइनस कितना दिया हुआ है ये हमें 100 माइक्रो एम्पियर, ये तो दिया हुआ हमें, ठीक है ना। ये हमें माइक्रो एम्पियर में दिया हुआ और ये हमें इतना दिया हुआ है। बस अब इनकी वैल्यू हम पुट कर दें, तो ये माइक्रो मतलब 10 की पावर माइनस, मिली मतलब 10 की पावर -3 और माइक्रो मतलब 10 की पावर -6। तो ये वैल्यू आ गई 10 इंटू 10 की पावर -3, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 200 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, इसको अगर आप सॉल्व करो तो ये वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर -2, ये -2 हो जाएगा, एक यहाँ से कर दिया। और इसको अगर हम लिखें तो ये लिखेंगे 2 इंटू 10 की पावर -4, 2 0 यहाँ से, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 100। तो ये वैल्यू आ गई 100 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 50। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया 50 आंसर आ गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, तो बहुत ध्यान से देखिए कि क्या ज़रूरत है हमें कितने डेटा की और कितने डेटा की ज़रूरत नहीं है, उसी का यूज़ करना है। इसी तरह के और भी क्वेश्चंस आए हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, तो आपको वो सारे क्वेश्चंस करने हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ये क्वेश्चंस आप खुद करिए, ये सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाने चाहिए। जो अभी हमने न्यूमेरिकल्स करे हैं ये इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, या इसी तरह के डेटा थोड़ा चेंज करके उन्होंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो ये प्रैक्टिस के लिए आपके, फिर भी आपसे इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेज दूँगा। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं, एक न्यूमेरिकल आया हुआ है जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसी पे बेस्ड है, 2018 का क्वेश्चन है। इन द सर्किट शोन इन द फिगर द इनपुट वोल्टेज वी आई 20 वोल्ट, वी बी ई 0, वी सी ई 0, यानी कि बेस एमीटर 0 है, कलेक्टर एमीटर 0 है। द वैल्यू ऑफ आई बी आई सी और बीटा यानी कि
करंट गेन, करंट एम्पलीफिकेशन के बारे में बताना है, और ये हमें एक सर्किट गिवन है। तो बना लेते हैं सर्किट। देखिए क्या गिवन है, सर्किट हमें कुछ ऐसा गिवन है, ये सिंबल ही बना हुआ है यहाँ पर। अब आप हमें ज़रा ये बताइए कि ये सिंबल है किस चीज़ का, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल बना हुआ है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल बना हुआ है, ये एरो से आप बताइए, ठीक है ना। ये हमें दिया हुआ है एमीटर, यहाँ पे ये अर्थ कर दिया गया है, तो ये कॉमन एमीटर है। ये कलेक्टर है, ये 20 वोल्ट दिया हुआ है कलेक्टर, और ये हमारे पास बेस है, इसका भी हमें गिवन है 20 वोल्ट। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर भी लगा हुआ है, इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे 4 किलो ओम दी हुई है, और यहाँ पर हमें 500 किलो ओम दी हुई है, ठीक है ना। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू, ये डायग्राम में आपको दिख रहा होगा 4 किलो ओम है और ये 500 किलो ओम है। ये आपको बताना है कि ये कौन सा ट्रांजिस्टर है। ये एरो किधर की तरफ लगा है, देखिए बाहर की तरफ लगा है, एमीटर की तरफ लगा हुआ है। तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर है हमारा, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। लिखा नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सा ट्रांजिस्टर है, ये भी पूछ सकते हैं। तो दिस एन एनपीएन ट्रांजिस्टर, कॉमन एमीटर का केस है। ये कलेक्टर को इससे ऐसे, ये है यहाँ से बेस को ऐसे कनेक्ट करते हैं, अभी हम लोग ने पढ़ा, और कलेक्टर को इस तरह से कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर IB यानी इसकी करंट बतानी है, इसमें करंट कितनी बतानी है, और हमें बीटा बताना है, गेन कितना है। इसके अक्रॉस जो करंट है वो आउटपुट करंट है, इसके अक्रॉस जो करंट है वो इनपुट करंट है, और तो आउटपुट अपॉन इनपुट करेंगे तो आपको बीटा भी मिल जाएगा। तो देखिए ये अर्थ कर दिया है, इसका मतलब है कि इसका पोटेंशियल कितना है, 0, ठीक है ना। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 0 है। तो आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक किरचॉफ लॉ लगा दें, तो इसका पोटेंशियल कितना है, 20। इधर आते हैं, मान लीजिए इधर करंट कुछ IB है, माइनस IB, जैसे आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं, इंटू 500 किलो ओम, यूनिट लिख दीजिए, किलो ओम में लिखी हुई है इसलिए। और यहाँ से स्टार्ट किया 20, ये पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, माइनस किया, ये प्लस था, और कहाँ पर आ गए, यहाँ से घूमते हुए सीधे E पर आ गए। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक है ना। ये वाला तो 0 है, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल 0 है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ वोल्ट लिख भी देते हैं, यहाँ से मान लीजिए अगर यहाँ पे 2 वोल्ट लिखा होता तो हम यहाँ 2 लिख देते, ठीक है। जो भी यहाँ लिखा होता वो यहाँ पे फाइनली हम लिख सकते थे। सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, तो IB की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20 डिवाइडेड बाई 500 किलो, यानी कि 10 की पावर 3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो ये वैल्यू यहाँ से ये कैंसिल, ये वैल्यू 1/25, तो ये IB की वैल्यू आ गई 1/25 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई एक कर दें हम, और एक 10 की पावर -3 से भी मल्टीप्लाई कर दें हम, तो ये 10 की पावर -6, तो IB की वैल्यू 10 की पावर -3 डिवाइड बाई 25, और हमने ये दोनों मल्टीप्लाई कर दे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1000 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 10 की पावर -6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ गई 40, तो ये आ गया 40, ये हो गया माइक्रो एम्पियर। तो 40 माइक्रो एम्पियर हमारा जो है IB की वैल्यू आएगी। इनपुट तो देखिए ये 2 में दिया हुआ है, A में भी दिया हुआ है और ये D में भी दिया हुआ है, तो हमें अब IC भी देखना पड़ेगा कितना होगा, और फिर हम इनका रेशियो देख लेंगे। तो अब IC देखना है, सेम यही काम यहाँ से भी करेंगे। तो ये 20 दिया हुआ है, और ये यहाँ से करंट मान लेते हैं, यहाँ पर कुछ IC करंट जा रही है, IC यहाँ से कितनी करंट जा रही है, IC। तो इस वाले के लिए लिखेंगे फॉर कलेक्टर, फॉर कलेक्टर कितना लिखेंगे आप यहाँ पे, +20, सेम जैसे यहाँ की है, माइनस IC इंटू 4 किलो ओम, तो 4 किलो ओम, 4 किलो ओम। फिर यहाँ से आते हुए यहाँ है, यहाँ पर आए, यहाँ पे E की वैल्यू 0, तो फिर से ये 0 हो गया। तो IC की वैल्यू हमारे पास आ गई 20 डिवाइडेड बाई 4000, ये लिखेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ये 5, ये वैल्यू आ गई 5 इंटू 10 की पावर -3, तो 5 मिली एम्पियर। तो 5 मिली एम्पियर जो है करंट आ रही है। तो देखिए ऑप्शन D में दी हुई है 5 मिली एम्पियर, तो बस यही आंसर हो जाएगा हमारा, D आंसर हो जाएगा इसमें। अब देखिए बीटा सॉल्व करने के, क्योंकि 5 मिली 40 और 5 का कॉम्बिनेशन और किसी में दिया ही नहीं है, और वैसे आप चाहो तो इसको डिवाइड भी कर दीजिए तो वही आंसर आ जाएगा। ये 40 डिवाइडेड बाय आप 5 करेंगे तो ये, तो इसका जो है हमारे पास D आंसर आ जाएगा, 40 माइक्रो एम्पियर, और IC की वैल्यू 5 मिली एम्पियर आ गई। अब देखिए बीटा इसमें चेक करने की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाकी के और कोई कॉम्बिनेशन इसमें
मैच ही नहीं कर रहे। लेकिन फिर भी अगर आपको बीटा निकालना है तो बीटा की वैल्यू सिंपली आप निकाल सकते हैं। आईसी का कितना चेंज हो रहा है, 5 का, तो 5 मिली एम्पियर 10⁻³ और आईबी का कितना चेंज हो रहा है, 40 इंटू 10⁻⁻6। आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास 125 आ जाएगा। तो ये आंसर मिलेगा उसका, डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए सिंपल सा ही क्वेश्चन है, कोई कुछ खास हमें इसमें नहीं करना होता।